बेटी की शादी के लिए पिता सारी जिंदगी मेहनत करता है। या तो सारी जिंदगी की कमाई शादी में लगा देता है या फिर शादी के बाद उम्र भर के लिए कर्जे में डूब जाता है। कभी ये नहीं सुना कि शादी के लिए पिता ने इतनी मेहनत की हो कि शादी से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए। माना जाता है कि जातिवाद में किसी एक जाति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किसी जाति को सबसे निम्न समझा जाता है। उच्च जाति का व्यक्ति किसी निम्न जाति के व्यक्ति को छूना पसंद नहीं करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को छूना पसंद ही नहीं करता है तो उसी निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा छुई वस्तुओं को कैसे छू सकता है, छुई वस्तुओं का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है, लेकिन अपने ही घर के सामने कोई व्यक्ति यदि भूख से अपनी जान गंवा दे तो इस कार्य को किस श्रेणी में रखा जाएगा। वर्तमान में इन सारे विषयों पर स्थिति कैसी है ये हमारे आसपास के माहौल और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल ही जाता है, लेकिन आज से लगभग 100 वर्ष पहले स्थिति कैसी थी इसकी झलक प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी सदगति में देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप ये सवाल सदगति कहानी पढ़कर ही उत्पन्न हुए हैं। सदगति कहानी पढ़कर 100 साल पहले की जातिवाद स्थिति की झलक देखने को मिलती है। ये कहानी पढ़कर स्पष्ट रूप से ये तुलना कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे समाज में कितना बदलाव आया है या वर्तमान में और कितना बदलाव करने की आवश्यकता है। कहानी का सारांश। प्रेमचंद की कहानी सदगति में दुखी जो एक दलित व कहानी का नायक है वो अपने घर में पूजा के लिए गांव के ब्राह्मण को बुलाने जाता है। ब्राह्मण पूजा कराने से पहले दुखी से अपने वो सारे काम करने को कहता है जो अधिक समय से रुके हुए थे, जैसे झाड़ू लगाना, द्वार लीपना आदि। ये सारे काम सामान्य हैं, लेकिन सबसे दुखद काम एक ऐसी लकड़ी को काटने के लिए कहना जो किसी के लिए सरल नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं कि पूजा पाठ कराने की दक्षिणा यही है। ये कार्य तो साथ चलने की अप्रत्यक्ष शर्त है। जिस लकड़ी को काटने का काम दुखी को मिला है उस लकड़ी में एक गांठ है जिसे सामान्य कुल्हाड़ी से काटना मुश्किल है। लगातार कुल्हाड़ी मारने पर भी लकड़ी पर एक निशाना तक नहीं आता, लेकिन दुखी ये काम फिर भी ये सोचकर करता है कि उसकी बेटी की सगाई है। यदि ब्राह्मण ने आने से मना कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि घर में बहुत काम है, वो सोचता है बाकी काम निपटा ले और ब्राह्मण से कह दे कि लकड़ी कल आकर काट देगा। खाली पेट काम करते करते झौवा सर पर लिए लिए ही दुखी की आंख लग जाती है। शाम के 4 बज गए हैं। जब पंडित जी घर से बाहर निकले तो देखा दुखी सर पर झौवा रखे सो रहा है। पंडित दुखी पर चिल्लाकर कहते हैं, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। दुखी ने कल आकर लकड़ी काटने की बात कहने का जो विचार किया था वो विचार ही रह गया। लकड़ी के पास आकर पंडित जोर देने लगे कि लकड़ी पर जोर से मार, अभी फट जाएगी। अचानक दुखी के अंदर न जाने कैसी शक्ति आ गई। थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गई। पूरी ऊर्जा के साथ लकड़ी पर आधे घंटे तक प्रहार करता रहा। परिणाम स्वरूप लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। खुद दुखी भी चक्कर खाकर गिर गया। पंडित ने पुकारा और कहा लकड़ियों के और टुकड़े कर दे, लेकिन दुखी उठा ही नहीं। पंडित भीतर गए और तैयार होकर बाहर आए। दुखी को पुकारा, चलो तुम्हारे घर ही चल रहा हूँ। दुखी नहीं उठा। पंडित जी समझ गए कि दुखी ने प्राण त्याग दिए हैं। पंडित जी ने जब ये बात अपनी पत्नी से बताई तो पत्नी ने कहा, चमराने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। खबर तो पहुंचा दी गई, लेकिन पुलिस के डर से कोई मुर्दा उठाने नहीं आया। दुखी की पत्नी और बेटी दोनों रोती हुई दुखी के पास आई। आधी रात तक रोती रही, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। सुबह हो गई, कोई चमार लाश उठाने नहीं आया। परिणाम स्वरूप चमारिन भी रो पिट कर चली गई। दुर्गंध फैलने लगी। पंडित जी ने रस्सी का फंदा दुखी के पैर में डाला और घसीट कर गांव के बाहर खेत में छोड़ दिया, जहां दुखी की लाश गीदड़ और गिद्ध कुत्ते कौवे नोचते रहे। वापस आकर पंडित जी ने स्नान, दुर्गा पाठ व गंगा जल छिड़ककर खुद को पवित्र किया। सदगति कहानी की समीक्षा। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से जातिवाद पर प्रहार किया है, जहां उच्च श्रेणी के जाति वालों के द्वारा निचली श्रेणी के जाति वालों का शोषण किया जाता है। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। ऊंच नीच तो इंसान के द्वारा किया गया वर्गीकरण है। इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि इंसान के भेदभाव भी कितने औपचारिक हैं। एक तरफ पंडित जी दुखी की मृत्यु के बाद भी उसे इसलिए नहीं छूना चाहते क्योंकि वो अपवित्र हो जाएंगे।
दूसरी तरफ उसी चमार द्वारा फाड़ी लकड़ी से घर की रसोई में भोजन तैयार किया जाएगा, तब फाड़ी गई लकड़ी छूने वाली स्त्री, रसोई या उसी लकड़ी से तैयार किया हुआ भोजन अपवित्र नहीं होगा। जब दुखी चिलम पीने के लिए आग मांगने घर के अंदर चला आता है तो पंडिताइन उस पर इतना क्रोधित हो जाती है कि आग दुखी के सर पर ही फेंक देती है। इसका भी दुखी बुरा नहीं मानता और सोचता है कि मैं एक पंडित के घर चला गया, इसकी सजा ईश्वर ने अभी इतनी जल्दी दे दी। कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है, लेकिन इस कहानी में दुखी जो जलपान भी करके नहीं आया था, सारा दिन दुखी से मुफ्त में काम करवाने के बाद भी उसे 2 रोटी देना भी पंडित व पंडिताइन ने जरूरी नहीं समझा। भूख और अत्यधिक मेहनत करने के परिणाम स्वरूप दुखी की मृत्यु हो गई। निष्कर्ष, ये स्पष्ट है कि साहित्य समाज का दर्पण है। परिणाम स्वरूप साहित्य का विषय व स्थिति समाज से ही ली जाती है। जिस तरह दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति का प्रतिबिंब सजा होता है, उसी तरह समाज के विषय को साहित्यिक रूप देते समय साहित्यकार द्वारा सजा दिया जाता है। ये कहानी स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई थी, तब स्थिति लगभग इस प्रकार की हो रही होगी। वर्तमान में हमारे समाज में कितना सुधार आ चुका है और आज भी कितने परिवर्तन की आवश्यकता है, ये आप अपने परिवेश को देखकर स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ।